गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ प्रैक्टिस श्रृंखला के अंतर्गत इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज के प्रश्नों की चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है, कथन और कारण पर आधारित है कि वन नवीकरणीय संसाधन है। तो यह सेंटेंस पूर्णतः सही है, क्योंकि वन एक नवीकरणीय संसाधन है। साथ में लिखा है कि यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह भी सेंटेंस सही है, लेकिन वृक्ष पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है इसलिए नवीकरणीय संसाधन है, ऐसी बात नहीं है। नवीकरणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि वृक्षों का हम प्रयोग करते हैं, पुनः नए वृक्ष को हम ग्रो करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वन क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा यह बी होगा, ना कि ए। चलिए अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, ये भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन यहां पर है, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। साथ में यहां पर कारण लिख रहा है कि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो यह भी सेंटेंस सही है। तो यहां पर दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन यहां पर जो कथन और कारण की अभिपुष्टि है यह नहीं हो पा रही है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा यह हो जाएगा बी। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, एल्युमिनियम हरित प्रौद्योगिकी है, यानी हरि प्रौद्योगिकी है या हरि धातु है। यह सेंटेंस पूर्णतः सही है। और साथ में लिख रहा है कि यह लकड़ी का स्थान लेकर वनों को बचाती है। यह ऐसी बात नहीं है, अर्थात ये गलत है। हाँ, एल्युमिनियम एक हरी धातु है, इसलिए हरी धातु है क्योंकि एल्युमिनियम एक प्रकार से कह सकते हैं इनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक बार प्रयोग हो गया, फिर इसका जो अपशिष्ट है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या जो मटेरियल हमारा मान लेते हैं वेस्ट हो चुका है उसको फिर से हम रीयूज कर सकते हैं। तो इसका रीयूज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए यह जो धातु है यह एक प्रकार से हरी धातु कहलाती है। लेकिन यह एल्युमिनियम जो है वृक्षों का स्थान लेती है या लकड़ियों का स्थान लेती है, यह पूर्णतः सही नहीं है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहां पर डी, क्योंकि ए सही है लेकिन आर गलत है। यहां पर अगला प्रश्न है कि भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं जैसे जैसे समय गुजरता है। साथ में लिखा है कि ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में पाए जाते हैं। हम लोग इससे पूर्व कुछ चर्चाएं एक प्रकार से मणिपुर में जो लोकटक झील है, उस लोकटक झील में जो अपशिष्ट मटेरियल हैं, उन अपशिष्ट मटेरियलों के एकत्रित होने से जो एक विशालकाय कुमटी बनी है, जिससे हम लोग बात करते हैं कि उसी का एक रूप है आपका वहां पर विद्यमान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो एक प्रकार से यह जो है विशेष तौर पर जो पूर्वोत्तर के भारत होते हैं वहां पर वृक्षों की सघनता बहुत ज्यादा है, और उसी में कुछ वृक्ष ऐसे हैं कि जिनकी जड़ों का अनुवर्धन करके हम लोग जीवित पुल का निर्माण करते हैं, और यह ज्यादातर कहां देखने को मिलता है, मेघालय में। इसलिए इसका आंसर होगा ए। और अगला प्रश्न यहां पर है, ये भी कथन और कारण पर है। कथन यहां पर है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, ये सही है। साथ में लिख रहा है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है, यह भी सही है। हाँ, पूर्णतः सही नहीं है लेकिन सही है, क्योंकि आप अगर ज्यादातर विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों को देखें तो जैसे जैसे यहाँ की जनसंख्या बढ़ती है उसका परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं उसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। अब ये प्राकृतिक संसाधन चाहे प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित हो, चाहे हमको कोई मकान बनवाना हो, चाहे जमीन की आवश्यकता हो खेती करने के लिए,
हर प्रकार से वृक्षों के ऊपर दबाव बढ़ता जाता है। इसलिए जब जनसंख्या बढ़ती है तो वृक्षों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और यही कारण है कि जो लिखा गया है कि क्षेत्रों का जो ह्रास हो रहा है यह जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इसलिए दोनों यहां पर सही हैं और कारण जो है कथन की पुष्टि भी कर रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला यहां पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो यहां पर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह वन संवर्ग के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया गया है। इसमें कौन कौन से आते हैं 1952 के अनुसार? तो राष्ट्रीय वन आते हैं, संरक्षित वन आते हैं, ग्राम वन आते हैं, साथ में यहां पर आते हैं वृक्ष भूमि। कौन आती हैं? वृक्ष भूमि। ये चार यहां पर कैटेगरी होती हैं राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। और अगला प्रश्न यहां पर है कि ध्यान देना है, कूटबद्ध टाइप का प्रश्न है कि वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, साथ में लिखा। अच्छा, ये किसके विषय में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो वन नीति है 1988, इसमें कौन कौन से तथ्यों को शामिल किया गया है उपरोक्त इन चारों में से। पहला लिखा गया है वनीकरण और व्यर्थ भूमि का विकास, क्या इसको शामिल किया गया है या नहीं किया गया है? इसको ध्यान रखिएगा, शामिल किया गया है। फिर लिखा गया है पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण, क्या यह शामिल है कि नहीं? यह भी शामिल है। फिर लिखा गया है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, क्या यह शामिल है कि नहीं? ये भी शामिल। चौथा लिखा गया है कि पीड़कों अर्थात जो पीड़कनाशी हैं कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्रों की हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशकों और कीटकनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो लिख दिया है व्यापक प्रयोग का संवर्धन, इसी से यह सेंटेंस गलत हो जाता है और इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात आंसर हो जाएगा यहां पर डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? और यहां पर बताना है। पहला यहां पर कूट लिखा है कि पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना। फिर लिखा है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना है, देश के कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना है, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। तो यहां पर जो उचित है वो है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना और देश के कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, अर्थात 33% हमारे राष्ट्र में वन होने चाहिए टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का, जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 24% के आसपास वन क्षेत्र भारत में विद्यमान है। तो इसलिए यहां पर जो बेहतर आंसर होगा ये हो जाएगा डी, 2 और 3 सही है। अगला यहां पर प्रश्न है कि गैवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में कहां पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, यह जो है मगरमच्छ का एक स्पीसीज है, मगरमच्छ की ही प्रजाति का पार्ट है और ये जो बहुतायत में पाए जाते हैं ये गंगा नदी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। विशेष तौर पे भारत बांग्लादेश वाला जो सेक्शन है, नेपाल वाला सेक्शन है, वहां के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। कौन? गैवियलिस घड़ियाल। अगला यहां पर प्रश्न है मिलान करने वाला है और यहां पर मिलान करना है कि जो वन संरक्षण अधिनियम है यह 1980 का है, ये सही है। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह 1986 का है, ये भी सही। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यह 1981 का, ये भी सही है। और जल प्रदूषण नियंत्रण एवं अधिनियम, यह 1974 का, ये भी सही। और इसलिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। वैसे हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत इस पर बहुत बृहद चर्चा कर रहे हैं कालक्रम में, तो इसलिए आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन को अवश्य देखें और वहां से बहुत से ऐसे तथ्य आपको प्राप्त होंगे जो एग्जाम में काफी आपको हेल्प करने वाले हैं। जितना हो सकता है चैनल को प्रमोट करें, बस आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि चैनल को प्रमोट करने का अवश्य प्रयास करें कि जिससे हमारा भी मनोबल थोड़ा बेहतर बना रहे और अच्छे से अच्छा मटेरियल आप लोगों को देने का हम पूरा प्रयास करें। चलिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न लिखा है कि 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटा करके कितना किया गया है? तो 2016 की ये बात है, 2016 में जो है यह समीक्षा की जो अवधि है ये घटा करके कर दिया गया 5 वर्ष। पहले ये जो अवधि थी ये 20 वर्ष थी, अब क्या हो गया 20 वर्ष से घटा करके यह अवधि कर दी गई है 5 वर्ष। कि 5 वर्षों पर हम लोग क्या करेंगे, लगातार इस वन का जो है हम लोग समीक्षा करते रहेंगे। फिर अगला यहां पर प्रश्न है कि भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को
अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है, तो इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ है इसको वही आरक्षण या संरक्षण प्राप्त होगा जो बाघ को प्राप्त होता है। यह स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है और इसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग आगे करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां हैं। वहां पर टोटल 6 अनुसूची की बात की गई है। कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं जिनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वहां पर 6 अनुसूची है लेकिन श्रेणी कितनी बनती है? यहां पर 4 श्रेणी बनती है। इसमें से जो पहली श्रेणी होती है, पहले में अनुसूची 1 और अनुसूची 2 रहती है, जबकि दूसरी श्रेणी में देखा जाए तो 3 नंबर की और 4 नंबर की यहां पर अनुसूची होती है, जबकि तीसरी श्रेणी में केवल 5 नंबर की अनुसूची होती है और चौथी श्रेणी में केवल 6 नंबर की अनुसूची होती है। इस पे बहुत व्यापक चर्चा हम लोग करेंगे, तो जब करेंगे तो उसको देखा जाएगा, लेकिन अभी तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न यहां पर है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि उस पौधे की खेती करने के लिए अब हमको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। बहुत से ऐसी वनस्पतियां हैं कि जिनका प्रयोग या जिनका प्रोडक्शन आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। यदि उसका आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको क्या करना होगा? लाइसेंस लेना होगा। इसके अंतर्गत बहुत प्रकार के मादक पदार्थ की कृषि होती है, जिसमें हम लोग अफीम, हीरोइन, गांजा, चरस ये सब की बात करते हैं। इन सब का प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनका हम लोग प्रयोग ड्रग्स के रूप में करते हैं, इनका अन्य औषधियों के रूप में भी प्रयोग होता है, इसलिए इसका लाइसेंस के साथ प्रोडक्शन की अनुमति होती है। और यह इसमें मेंशन है, ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो अनुसूची 6 है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। अगला यहां पर प्रश्न है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है यह 1980 का है। कब का है? 1980 का। यहां पर अगला प्रश्न है, 2 कूट है। पहला लिखा है और किसके विषय में बताना है कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम 1986 है, इसी के विषय में आपको देखना है कि यह क्या डिस्कस करता है, अर्थात इसके अंतर्गत क्या क्या विषय वस्तु समाहित है। पहला लिखा गया है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण देता है। ये गलत है। यहां पर यह इसका कार्य नहीं है। लोक सहभागिता की आवश्यकता, इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण, ये सब कार्यक्रम इसके अंतर्गत नहीं शामिल है। हाँ, सेकंड जो लिखा है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक को निर्धारित करता है, साथ में यह भी सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और किस प्रकार से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जाए। ये सब बातें यहां पर मेंशन की जाती हैं। इसलिए जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पी। और अगला प्रश्न यहां पर है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन सबसे, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। यहां पर भी आंसर होगा देहरादून। क्विज टाइप के प्रश्न हम बहुत बार आप लोगों को देते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि क्विज टाइप के प्रश्नों में आप लोग अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, और जितना आप पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे और जितना प्रमोट करेंगे, नो डाउट आपको उतना अच्छा मटेरियल प्राप्त होता रहेगा और इसमें आपका ही अपडेशन हो रहा है, आपका ही इसमें ग्रोथ है। यहां पर अगला जो प्रश्न है, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन्य संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया है? तो अब बांस जो है या वृक्षों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, यह कब किया गया है? 2017 के अधिनियम में जब संशोधन किया गया था तो ये बात कही गई है। फिर अगला यहां पर प्रश्न है, हाँ, इसका तात्पर्य यही है कि गैर वन क्षेत्र की बात कर रहा है, वन क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है। जो वन क्षेत्र के अभी भी बांस हैं उनका प्रयोग और लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, गैर वन क्षेत्र में जो आप बांस का एक प्रकार से प्रोडक्शन करते हैं उनका आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब इनको वृक्ष की परिभाषा से निकाल दिया गया। जबकि जो जंगलवासी रहते थे लोग या जो वहां के मूल निवासी लोग रहते थे, इनको वन के भी बांस के प्रयोग करने का अधिकार बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका है। लेकिन जो गैर वन क्षेत्र के लोग हैं, इन लोगों के वन का बांस का प्रयोग करने की जो अथॉरिटी है ये कब मिली है? 2017 में। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा डिफरेंस है। और यही अगला प्रश्न भी है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में
उगाने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लिखा गया है कि वन, देखिए यहां पर लिखा वन निवासियों को नहीं, वन निवासियों को परमिशन तो 2006 से मिला है। यह आप यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गैर वन क्षेत्र में, तो गैर वन क्षेत्र में अर्थात जो अन्य लोग हैं उनके लिए परमिशन 2017 में मिला है, जबकि वन क्षेत्र का जो बांस है उसका प्रयोग वहां के लोगों को कब मिल चुका है, 2006 में ही मिल चुका था। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पर लिखा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वन उपज है, इसलिए इसका ये प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह देखिए तीसरा भी लिखा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी, जो इसका अधिनियम है 2006, इसके अनुसार गौण वन उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। और इसी गौण वन उपज में जो है कई पौधों की चर्चा की जाती है। इसी में पलास का पौधा आता है, इसी में तेंदुआ का आता है, इसी में खैर का पत्ता आता है। तो ये सब जो पौधे हैं यह एक प्रकार से गौण वन उपज हैं, और इसी गौण वन उपज में बांस का भी पौधा शामिल किया गया है 2006 में ही। और ये सब अधिकार वहां के अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वनवासियों को 2006 से ही प्राप्त है। लेकिन अन्य क्षेत्र के लोगों को वन का अधिकार कब प्राप्त हुआ है, 2017 में प्राप्त हुआ है कि अब ये लोग भी वन का अपने आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वन क्या हो गया, वृक्ष के दायरे से बाहर कर दिया गया। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। अगला यहां पर प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट। कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट। और देखा जाए तो इन्होंने इसकी शुरुआत 1973 में किया था। और एक प्रकार से यहां पर एक लोगों का नाम बहुत बार आता है, ये हैं सहकार्यकर्ता, सहकार्यकर्ता, इनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा। इनकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। सुंदरलाल बहुगुणा वैसे चिपको आंदोलन के सह कार्यकर्ता थे, जबकि मुख्य प्रणेता कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसका तात्पर्य ये होता है कि वृक्षों को काटने से रोकने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और यहां पर लोग वृक्षों को काटने से बचाने के लिए क्या करते थे, वृक्षों को अपने गले में माने उसको आलिंगन करके उसको चिपक जाते थे, जिससे वृक्षों की कटाई ना हो पाए। यह एक आंदोलन का प्रदर्शन का तरीका था। ठीक है, अगला जो प्रश्न यहां पर है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। वैसे हम लोग इसकी भी चर्चा इन्वायरमेंट इकोलॉजी में करेंगे, और एक ही वीडियो में हम लास्ट में आप देखिएगा हम एक एक वीडियो में स्पेशल आपको, जैसे एक वीडियो में टोटल कितने संस्थान हैं उसकी चर्चा कर देंगे, एक ही वीडियो में जितने पुरस्कार हैं उसकी चर्चा कर देंगे। अर्थात स्पेशल हम वीडियो आप लोगों के लिए मैराथन टाइप से अलग से लेकर के आएंगे। लेकिन अभी तो बस एग्जाम का भी प्रेशर है नहीं, इसलिए अभी हम लोग सामान्य बातें कर रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, यह शैक्षिक एवं शोध संस्थानों को भी दिया जाता है, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षकों को दिया जाता है, अर्थात सभी को दिया जाता है। इसलिए आंसर होगा डी। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, अर्थात इसका जो हेडक्वार्टर है या जो मुख्यालय है कहां पर स्थित है, इसके विषय में प्रश्न है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में स्थित। और अगला प्रश्न है, अमृता देवी जो स्मृति पुरस्कार है यह दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, क्योंकि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वैसे इनका जो पूरा नाम है अमृता देवी बिश्नोई है। क्या है, अमृता देवी बिश्नोई है, और यह राजस्थान सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। बिश्नोई समुदाय से यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वह वही बिश्नोई समुदाय है जिन्होंने काला हिरण का शिकार करने के आरोप में सलमान खान को कोर्ट में जाना पड़ा था। तो यहां पर बिश्नोई समुदाय वही से संबंध रखता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न यहां पर है कि नेपाल एवं भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। यह उद्देश्य क्या है,
टाइगर का संरक्षण। और अगला प्रश्न है यहां पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है, क्या यह सही है या गलत? तो ये गलत है। फिर है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, ये सही है। फिर है राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्या यह सही है गलत? ये सही है। आंसर हो जाएगा यहां पर। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। शेष चर्चाएं हम लोग कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।